नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और ये बातचीत हो रही है एनडीटीवी मराठी के मंच पर। जो कार्यक्रम कर रहे हैं हम उसका नाम है जाहिरनामा। महाराष्ट्र के चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी बातचीत। सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी मैंने मराठी में आपकी चर्चा सुनी। उसके पहले उसी में से बहुत सारे पॉइंट निकले हैं जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी एक दुविधा है, उसको आप सॉल्व कर दीजिए। वो ये है कि हम लोग एग्जिट पोल करवाएं कि नहीं? जी, एग्जिट पोल करवाएं कि नहीं करवाएं? देखिए, एग्जिट पोल इसलिए भी करना चाहिए कि अपन कितने गलत है ये उससे पता चलता है। अपन कितने गलत है ये उससे पता चलता है। वही मैं कह रहा हूं कि ये क्या एजेंडा है कि हम लोगों को, चुनाव विशेषज्ञ, पत्रकार, मीडिया को गलत साबित होना ही है, करना ही है। नहीं, देखिए, भारत की जनता जो है ना, ये बहुत होशियार है। ये अपने मन की बात लोगों तक पहुंचने नहीं देती है। हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल तैयार करते हैं। मैं सेफोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, और सेफोलॉजी एक साइंस है। इस साइंस में जो आप स्टैटिस्टिकल मॉडल तैयार करते हो उसके आधार पर आप प्रेडिक्शन करते हो। लेकिन कई बार जिस समय एक टाइट चुनाव होता है या जिस समय चुनाव में एक अंडरलाइंग मुद्दे होते हैं, ऐसे समय यह स्टैटिस्टिकल मॉडल फेल हो जाता है। तो ऐसा कई चुनाव में हुआ। कई बार ये यशस्वी भी होता है जब एकदम अंडर करंट होता है। ऐसे समय ये स्टैटिस्टिकल मॉडल ठीक भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के कारण सभी लोग असमंजस में पड़ गए कि भाई ये एग्जिट पोल करना है या नहीं करना है। मैं ऐसा मानता हूँ ये इमर्जिंग साइंस है, इसलिए करते रहना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा सवाल, अभी जो मैंने आपकी बातें सुनी उसमें होता ना सेल्स पिच क्या है आपकी, उस सेल्स पिच में आपके महाराष्ट्र के मुद्दे कम हैं। पहला मुद्दा तो हरियाणा की जीत है, तो हरियाणा आप सेल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं भाई, हम तो हरियाणा सेल नहीं कर रहे हैं। हम तो महाराष्ट्र को ही सेल नहीं कर सकते। महाराष्ट्र को मार्केट कर रहे हैं। महाराष्ट्र को सेल कैसे करेंगे हम महाराष्ट्र को ही मार्केट कर रहे हैं। हमारे लिए कोई दूसरे मॉडल की ज़रूरत नहीं है। वी हैव आवर ओन महाराष्ट्र मॉडल, जो प्रूवन मॉडल है। आज देखिए, पूरे देश में जितना एफडी आया है, जितना विदेशी निवेश आया, उसका 52% निवेश हमने अकेले महाराष्ट्र में लाया है। ये महाराष्ट्र की पावर है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डॉइच बैंक का रिपोर्ट कहता है उसमें से 49% बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ये महाराष्ट्र की पावर है। इसलिए हमको कोई दूसरी चीज़ को मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे किए हुए कामों को मार्केट करें। जैसे मैंने बताया कि मतलब महाराष्ट्र के निर्माण से तो 2022 तक महाराष्ट्र में हमारी बिजली की स्थापित क्षमता 40,000 मेगावाट की थी। पिछले 2.5 सालों में हमने 44,000 मेगावाट के MOU साइन किए। उसमें से 22,000 मेगावाट का काम शुरू किया। उसमें से 16,000 मेगावाट का काम अगले 18 महीनों में ख़त्म करेंगे। 2,000 मेगावाट का काम हम ख़त्म कर चुके। ये महाराष्ट्र की स्ट्रेंथ है। नदी जोड़ प्रकल्प के बारे में, नदी जोड़ों के बारे में लोग कहते थे, हमने एक्चुअल काम शुरू किया है। आज महाराष्ट्र में अकाल मुक्त महाराष्ट्र करने के लिए 55 TMC पानी जो बहकर जाता था समुद्र में, उसको उठाकर गोदावरी में लाकर मराठवाड़ा को हम लोग अकाल मुक्त कर रहे हैं। हम लोग गोसी खुर्द के नीचे से बहकर जाने वाला 62 TMC पानी 500 किलोमीटर की नई नदी तैयार करके बुल्ढाना तक लेकर आ रहे हैं, वाशिम तक लेकर जा रहे हैं, जिससे 8 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन ये इरिगेशन के नीचे आएगी। या नार पार गिरना जैसे नदी जोड़ो प्रकल्प के माध्यम से हम लोग जो उत्तर महाराष्ट्र है उसको अकाल मुक्त कर रहे हैं। तो ये जो हमने काम किया है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अटल सेतु आप देख रहे हो, कोस्टल रोड आप देख रहे हो, आज मेट्रो आप देख रहे हो, नई मुंबई का एयरपोर्ट देख रहे हो, पुणे का एयरपोर्ट देख रहे हो, सोलापुर का एयरपोर्ट देख रहे हो, नागपुर में एयरपोर्ट का काम हमने चालू किया है, मेट्रो का काम हर शहर में हमने चालू किया है, ग्रामीण भागों में हमने बड़े पैमाने पर जलयुक्त शिवार का काम किया है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये महाराष्ट्र मॉडल है।
हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के आधार पर चुनकर आएंगे। जी, इसीलिए मैं अभी, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा बताया, ये आपने बहुत बड़ी लंबी लिस्ट दी है। इसके पहले की चर्चा में, मराठी वाली चर्चा में आपने दूसरे मुद्दों की चर्चा की, तो मैं दरअसल ये सोच रहा था और इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का रोल इस वक्त क्या है। भारत के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डिलीवर करनी है, वो अगर होनी है तो महाराष्ट्र से होनी है। लेकिन जितनी राजनीतिक चर्चा ग्रास रूट लेवल पर हो रही है, उसमें आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अर्बन रिन्यूअल और छोटे शहरों को बड़े शहर और गांवों को शहर बनाना, इसकी चर्चा आप ही लोग कम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये चर्चा करें, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको, यानी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ, मीडिया को हमारे तूतू में इंटरेस्ट है। सुबह 9 बजे हमारे भोपू ने क्या कहा, उसका हमने क्या जवाब दिया, फिर और किसी ने किसको क्या कहा, आपको उसमें इंटरेस्ट है। देखिए, अब इतना काम महाराष्ट्र में हो गया, कोई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज आप देखते हो, मैं तो कई चैनल्स के कार्यक्रमों में जाता हूँ, उन कार्यक्रमों में 10 मिनट चर्चा विकास के ऊपर होती है, आपका एजेंडा क्या है उस पर होती है, और बची हुई 30 मिनट चर्चा ये राजनीति पर होती है। तो मैं तो, और एक सहज भी है, देखिए अगर विकास पर चर्चा होगी ना, मेरा दावा है हमारे विरोधी लोग चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को रोकने का काम उन्होंने किया। बुलेट ट्रेन रोको, मेट्रो रोको, महामार्ग रोको, अटल सेतु रोको, एयरपोर्ट रोको, वाड़वन रोको, उनका काम तो रोको है। हमारा काम को ठोको, आगे बढ़ाओ, काम पूरा करो और तरक्की करो। बहुत बढ़िया। नहीं, हमारी देखिए एनडीटीवी मराठी में पूरी कोशिश है कि एक्चुअली ऐसे रिलेवेंट मुद्दों पर बात करें, और पब्लिक इस पे सुनना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो खाली राजनीतिबाजी सुनना चाहती है। मैं आपको इस बात का क्रेडिट दूंगा कि अभी जो मेरा मराठी में इंटरव्यू आपने लिया, उसमें आपने विकास पर बात की और विकास के मुद्दों पर मुझे बोलने का पूरा समय दिया, इसलिए मैं आपका जाहिर रूप से, प्रकट रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसमें मेरा क्रिप दूसरा है। मैंने नोटिस किया देवेंद्र जी अभी कि जो मराठी हमारे कॉलीग लोग हैं, वो आपसे कुछ भी बात, जिसको कहिए थोड़ा मुखर या टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ लेते हैं। हम लोग जो नेशनल चैनल वाले हैं, उसको आप लोग बहुत डांटते हैं। अरे नहीं जी, आप देखिए, हम डांटने का तो सवाल ही नहीं है। हम कई बार ये हो सकता है कि जवाब थोड़ा करारा देते हैं, बाकी हम तो, वो तो जो हमारे मराठी लोग हैं वो तो हमारे दोस्त हैं बेचारे। आप तो हमसे सीनियर लोग हैं, आपसे हम क्या कड़ी बात करें। उनको तो हम गाली भी दे दे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे सालों से हमारे सारे दोस्त हैं। आपको थोड़ी गाली दे सकते हैं हम। अच्छा, एक बात, अब आते हैं राजनीति पे। ये तो मुद्दों की बात आपने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया। राजनीति में यह है कि आपकी पार्टी का कौशन इस बात से पता चलता है कि जो टिकटें अभी तक बटी हैं, उनमें आपने एमएलएस के टिकट बहुत कम काटे हैं, जबकि दूसरे राज्यों का सब जगह का पैटर्न है 20-30% सिटिंग एमएलए उड़ा दिए गए हैं। यहाँ बहुत ही मिनिमल, 5% भी नहीं। देखिए, इस बार हम लोगों ने ये तय किया था, कुछ पैरामीटर्स हमने तय किए थे एंटी इनकम्बेंसी के, और उन पैरामीटर्स पर एक 100 का मीटर तैयार किया था, जिस 100 के मीटर में 50 से ऊपर जो लोग मार्क लेंगे उनको इनकम्बेंट माना जाएगा, एंटी इनकम्बेंट नहीं माना जाएगा, और जो 50 के नीचे रहेंगे उनको एंटी इनकम्बेंट माना जाएगा। तो हम लोगों ने इस मीटर के आधार पर जो लोग 50 के ऊपर गए उन लोगों को टिकट दिया, और जो 50 से नीचे गए उनको हमने कहा कि इस बार आप रुकिए, और उनको हमने रोक लिया। जी, दूसरी बात कि इस बार 2 अलायंस हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन 3-3 पार्टियों के हैं। चुनाव के बाद संवैधानिक रूप से इस पर तो कोई रोक नहीं है कि कोई नया अलायंस भी बन सकता है। देखिए, इसके ऊपर अगर मैं कोई बात कहूँ तो महाराष्ट्र का इतिहास ये बड़ा मज़ेदार रहा है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। थोड़ी मजाकिया तौर पर मैं कहूँ तो किसने किससे प्यार किया और किसके साथ शादी की, इसका कोई भरोसा ही महाराष्ट्र में रहा नहीं है, ये भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन अभी बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, अब वो परिस्थिति नहीं रही है। अब खेमे बढ़ गए हैं, कौरवों का खेमा उधर है, पांडवों का खेमा इधर है,
पांडव पांडवों के साथ रहेंगे, कौरव कौरवों के साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो एक्चुअली देखिए, महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां स्थिरता, एक मुद्दा, एक वेव, एक बड़ी डोमिनेंट पार्टी का माहौल बनाने की पूरी जमीन थी, लेकिन उसमें इतना फ्रेगमेंटेशन, एक तरफ 6 पार्टियां, उसके अलावा इस बार एक होता है नॉर्मल इंडिपेंडेंट तो खड़े होते हैं, रणनीति के तहत इंडिपेंडेंट खड़े करो, वोट कटवाने वाले खड़े करो, थ्रेशोल्ड वोट परसेंटेज का बहुत नीचे ले आओ। अत्यंत ही जटिल चुनाव है महाराष्ट्र का। देखिए, मैं तो आपको कहता हूँ, अब ये मैं पार्टी के नेता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं भी आपके जैसा बाहर से राजनीति को देखता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ इस बार आपको इंडिपेंडेंट खड़े करने की वगैरह ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जैसा कहा कि सारे हीरो ये पिक्चर में काम करना इसके लिए बाहर निकले, और जो डायरेक्टर मिल जाए उसके अंडर काम करने को लोग तैयार है। इसलिए लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पार्टी ने नहीं दिया तो उस पार्टी से लड़ेंगे, उस पार्टी से नहीं दिया तो इस पार्टी से लड़ेंगे, दोनों ने नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। एक ये मानसिकता महाराष्ट्र में मुझे दिख रही है। हालांकि ये मानसिकता कोई अच्छी है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अब जिस प्रकार की राजनीतिक संक्रमण अवस्था से हम जा रहे हैं, मैं इसको एक स्थायी भाव नहीं मानता, मैं इसको संक्रमण की अवस्था मानता हूँ। संक्रमण की अवस्था में इस प्रकार का मंथन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मंथन के बाद ही कालचक्र एक स्थैर्य लाता है, वो आएगा। तो ये माहौल जो है उसमें नहीं लगता, और लोग कहते हैं कि इंडिया का वोटर हमेशा आपको सरप्राइज करता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, विनर परसेंटेज नीचे आ जाएगा। बावजूद उसके क्या वोटर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वर्डिक्ट दे सकता है क्या, और अगर देगा तो उसके मन में इशू क्या चल रहा है? पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि कोई कहाँ से लड़ ले, कैसा भी लड़ ले, एक वोटर जो होता है ना, और महाराष्ट्र में मैंने अक्सर ये देखा है, महाराष्ट्र का वोटर ये फ्रैगमेंटेड इस प्रकार का मैंडेट कभी देता नहीं है। आप महाराष्ट्र का इतिहास देखिए, महाराष्ट्र का जो वोटर है वो एक ठीक ठाक इस प्रकार से मैंडेट देता है। अक्रॉस महाराष्ट्र एक प्रकार की मानसिकता तैयार होती है और उसके माध्यम से मैंडेट आता है। तो मुझे लगता है कि मैंडेट ठीक से आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने जो फेक नरेटिव तैयार किया था, उस फेक नरेटिव को स्ट्रेट नरेटिव से अभी हमने काट दिया है। अब लोग ये जानते हैं कि उस समय ये लोग झूठ बोले। उस समय इन्होंने कहा मोदी जी आएंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अब हो उल्टा रहा है। अब उसके ऊपर लोगों ने राहुल गांधी को वोट दे दिया, एमवीए को वोट दे दिया। अब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो रही है, हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। उसके ऊपर आकर हमारे नाना पटोले जी उसका समर्थन करते हैं। तो अब ये लोगों के सामने इनका चेहरा देखिए। आपको याद होगा, आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था, मैंने उसमें ये कहा था कि झूठ ये ज़्यादा समय चलता नहीं है, झूठ की उम्र छोटी होती है। इनका झूठ मर चुका है, अब हमारा सच सामने आ रहा है और हम चुनकर आएंगे। बिल्कुल। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है, वो मैं समझना चाहूँगा। और ये मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ, जब हम लोगों के पास कुछ कहने को नहीं होता तो हम कहते हैं कि वेव है, अंडर करंट है, अच्छा इस बार का चुनाव रीजनल हो गया है, फिर कहते हैं कि नहीं हर कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव अलग है। तो मैं आर्गुमेंट ये भी स्ट्रेच कर सकता हूँ कि हर बूथ का अलग है। लेकिन मराठा वोट जिस तरीके से बट रहे हैं, ओबीसी वोट जिस तरीके से बट रहे हैं, मान लीजिए इक्वल है, बिल्कुल डिस्टिल करें, आपकी बात से पकड़ रहा हूं, स्विंग फैक्टर एक ही है। आपने संविधान की चर्चा की, वो है दलित वोटर। दलित डिसाइड करेगा महाराष्ट्र का वर्डिक्ट कि कौन जीत रहा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से दलित वोटर एक बहुत महत्वपूर्ण वोटर है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में कोई भी एक कम्युनिटी ये जो पूरा रिजल्ट होता है, हाँ इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं करती। अलग अलग कम्युनिटी से बना हुआ है। और जहाँ तक दलित वोटर का सवाल है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फेक नैरेटिव के कारण ये बात सही है कि दलित वोटर लोकसभा में हमसे दूर गया था, अब वो हमारे साथ आ चुका है। क्यों? क्योंकि इनका चेहरा, असली चेहरा राहुल गांधी का सामने आ चुका है। और अब दलित वोटर ये जानता है कि उनको गलत बयानबाजी की गई, गलत बताया गया,
उनको मूर्ख बनाने का प्रयास हुआ, ये वो जान गया है। इसलिए अब दलित वोटर भी हमारे साथ आया है। अब दलित वोटर कांग्रेस और एमवीए के साथ जाने वाला नहीं है। जी, एक बात आप लोग और इस्तेमाल करते हैं एज अ कंफर्ट फैक्टर, वो ये है कि लाडकी बहना ने बड़ा काम किया है। अगर मैं इसको यूं आर्ग्यू करूं कि भारत का वोटर वैसा ट्रांजैक्शनल है नहीं, वो सीरियसली पॉलिटिकल इंसान है और वो पॉलिटिकल डिसीजन में कोई वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट पर फैसला करे, ऐसा होता नहीं है। देखिए, 100% बेनिफिशियरी के भरोसे पर चुनाव नहीं जीता जाता है, लेकिन बेनिफिशियरी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी व्यवस्था में जिस प्रकार से हम लोगों ने हमारी जनसंख्या के 50% हिस्से को, यानी महिलाओं को, जिस प्रकार से तवज्जो देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी। एक प्रकार से हमारी सोसाइटी ने कोई ना कोई प्रमाण से ऑपरेशन, ये जिसको हम एक कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पर दबाव, ये महिलाओं के ऊपर रखा। पहली बार विमेन सेंट्रिक एजेंडा इस देश में लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर तो लखपति दीदी तक और शौचालय से लेकर घर तक हर चीज़ में महिलाओं को प्राधान्यता दी। तो उसका परिणाम ये ध्यान में आया कि महिलाओं को ये लगा कि नहीं, हमारे लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। कटिंग अक्रॉस पार्टी, कास्ट, रिलीजन, भाषा, महिलाओं ने मोदी जी के लिए मतदान किया, बार बार किया, अलग अलग स्टेट्स में किया। हम लोगों ने भी उसी तर्ज पर महिला सेंट्रिक योजनाएं तैयार की। महिलाओं को एसटी में 50% हमने कंसेशन दिया। बच्ची अगर घर में पैदा होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, वो 18 साल की होगी तब तक उसको 1 लाख रुपए हम लोग देते हैं। उसके साथ साथ हमने बच्चियों के लिए फ्री एजुकेशन किया, लाडली बहना जैसी योजना हमने लाई। तो महिलाओं को ये लगता है कि हमारे लिए विचार करने वाली सरकार है। और देखिए, एक बात तो सही है कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हमारे, अगर हम दुनिया का इतिहास देखेंगे तो दुनिया के इतिहास में वही कंट्रीज डेवलप हुए, वही देश डेवलप हुए, विकसित हुए, जिन्होंने महिलाओं को प्राधान्यता दी, उनको सोशल मेन स्ट्रीम में लाया, एजुकेशनल मेन स्ट्रीम में लाया और आर्थिक फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में लाया। तो फाइनेंशियल मेन स्ट्रीमिंग का एक प्रयास इसके माध्यम से हमने किया है। इसलिए मुझे विश्वास है हमारी लाडली बहनाएं जो है वो हमारे पीछे खड़ी रहेगी और अपने भाइयों को वापस मंत्रालय में बैठाएगी। बिल्कुल, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 छोटे सवाल और लेना चाहता हूं। एक सवाल ये है कि कहते हैं ना कि किंग मेकर कौन होगा, तो उसमें एक फेमस डायलॉग लोग अमित शाह के नाम पर कर देते हैं, और वो ये है कि जहां जीतते हैं वहां हम सरकार बनाते हैं, जहां नहीं जीतते वहां पक्का बनाते हैं। तो इसकी चाबी बीजेपी के हाथ में होगी, पवार साहब के हाथ में होगी, या किसी और के हाथ में होगी? जीत की चाबी जनता के हाथ में है। जनता जीत की चाबी महायुति को सौंपने वाली है। इसलिए जीत की चाबी जनता के आशीर्वाद से एकनाथ शिंदे जी, भारतीय जनता पार्टी और अजित दादा पवार के हाथ में होगी। ठीक है। इस बार आपने एक बात और नोटिस की होगी कि हमेशा जब हम लोग रिपोर्टाज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो पब्लिक में कि मुख्यमंत्री कौन है उसका चेहरा देख के वोट देंगे, मुख्यमंत्री कौन है इस पर हम चर्चा करते हैं, कौन बन सकता है। ये पहला चुनाव महाराष्ट्र का मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर न नेता, न कार्यकर्ता, न पब्लिक में कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है। अब लेकिन आप नाम बता के जाइए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका नाम चुनाव के बाद मीडिया में बताया जाता है, चुनाव से पहले मीडिया में नहीं बताया जाता। लेकिन मैं आपको इतना ही कहता हूँ, हमारा मुख्यमंत्री, हम 3 प्रमुख पार्टियां हैं। हमारे एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसलिए ये 2 अध्यक्ष और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये बैठकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हम लोगों को इसलिए चिंता नहीं है कि एक मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमारे को लीड कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी लीडरशिप की गवर्नमेंट, इनकम्बेंट गवर्नमेंट ये मैदान में उतरी हुई है। इसलिए हमारे सामने असमंजस नहीं है
सवाल तो ये महाविकास आघाड़ी को पूछना चाहिए कि भाई ये तो बता दो, हिंट तो दे दो, किसको मुख्यमंत्री बनाओगे। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम तय किए बिना एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का नाम पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए सवाल उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। आप उद्धव ठाकरे का सपना पूरा नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसा मेरा कोई किसी का सपना तोड़ना मेरा काम नहीं, मेरा एजेंडा नहीं। सपना पूरा करना भी जनता के हाथ में, सपना तोड़ना भी जनता के हाथ में। तो जनता तय करेगी किसका सपना पूरा करना है। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद। और इस चुनाव में अब आप जोर से उतर रहे हैं, उसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप यशस्वी हों, हम यही चाहते हैं। एक लाइटर मोड पे कह देता हूँ कि आपने जब इंट्रोडक्शन किया उस समय कहा कि देवेंद्र जी, लोग आपको मुख्यमंत्री समझते हैं, ये समस्या है। ये समस्या नहीं, ये समाधान है। इसका मतलब मैं बनने वालों ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उसको समस्या मत मानिए, इतने बोलना चाहता हूँ बस। थैंक यू। वो इसमें क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वो इम्प्रॉम्प्टू जो होता है ना कि इशू ये है, उस सेंस में मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया था। मजाक में कह रहा हूँ। बहुत, मैंने मजाक में ही कहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। थैंक यू।